एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं एंड दैट इज समथिंग वेरी सीरियस। तो उस टाइम पे वो आपसे इमेच्योरिटी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो इतने स्ट्रांग रहने चाहिए एटलीस्ट, कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो अभी नए नए आए हैं, इनको ज्यादा पता नहीं है and ये ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनको ये भी कि ठीक है, जो भी आप बता रहे हैं हम वो समझने के लिए रेडी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं शिखा आहूजा जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 20 हासिल की है अपनी 4th अटेम्प्ट में। वेलकम शिखा जी टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच। शिखा जी, आपका चौथा प्रयास था और इससे पहले भी आप सीजीपीएससी के थ्रू ही आप गवर्नमेंट जॉब में रही हैं। किस तरीके से हर अटेम्प्ट में खुद को खुद से बेहतर बनाया, हर अटेम्प्ट में रैंक और बेहतर ही होती रही? एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। देन एनालाइज कर करके एक्चुअली हर बार हम नई गलती करते हैं, हर बार हम सेम गलती नहीं, हम एनालाइज करने के बाद भी हम एक नई गलती करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप उसके लिए इतनी प्रिपेयर्ड रहें कि आप वहाँ फाइनल एग्जाम में गलतियां ना करें। सो पहले तो पेपर्स जो मैंने निकलवाए थे अपने, उसको मैंने चेक किया कहाँ मैंने गड़बड़ी की एंड देन उसके बाद उस पर काम किया। और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मेहनत तो करना ही है, दैट्स इट। शिखा जी, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। प्रीलिम्स एक एंट्री स्टेज है और बहुत जरूरी कि बहुत अच्छे से तैयारी की जाए। आपको आपके हिसाब से प्रीलिम्स के लिए क्या खास बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले हमें इस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा थरो रहना पड़ता है कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। देन आप उसके अकॉर्डिंगली कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है एंड उसके बाद हमको ये एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है एंड कौन सा वीक जोन है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन हैं तो उसको इतना एटलीस्ट रखना है कि उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको उसके 80 to 90% तो हम बना ही लें, चाहे टफ क्वेश्चन भी। देन जो हमारे वीक जोन है उसमें मेहनत करके एटलीस्ट हमें 60-70% तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की सिचुएशन तक पहुंच जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ उसके बाद हमको ये, इसके साथ जब हम तैयारी करते हैं तो जस्ट हमारा क्या रहता है कि हम जस्ट थ्योरी कर ली, बट इट इज वेरी नेसेसरी कि हम हर स्टेज पे जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसको साथ साथ हम किसी ऑब्जेक्टिव के साथ सप्लीमेंट करते जाएं। एटलीस्ट मिनिमम 25 से 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। 25 से 30 क्वेश्चन रोज, चाहे जितना भी आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को कंप्लीट हो जाए एंड देन उसके बाद उसको आप सॉल्व करें। तो ये क्या होता है, उससे रिवीजन हो जाता है हमारा। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में ये बनाना बहुत जरूरी है। शिखा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने आना चाहिए। इस पे थोड़ी सी आप हमें समझाएं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे सपोज जनरली पेपर जो डिवाइड होता है तो इजी, मीडियम एंड टफ में होता है। इजी क्वेश्चंस, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि इजी क्वेश्चंस हम बहुत उसमें इतना रहे कि हम सारे ही विद इन अ सिंगल गो हम बना लें, उसके लिए हमें दोबारा घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। टफ क्वेश्चंस वो इसीलिए ही डाले जाते हैं क्योंकि उसे छोड़ना है। टफ क्वेश्चंस के पीछे हम नहीं भाग सकते, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं है करना। टफ क्वेश्चंस को जब जब हम क्वेश्चन फर्स्ट गो में पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं। देन इजी क्वेश्चन फर्स्ट गो में बना लेंगे। देन मीडियम वाले आते हैं जिसमें हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, दो या कभी कभी तीन। तो तीन ऑप्शंस में भी अगर हम उसको और थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम कई बार अगर दो तक पहुंच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर उसको भी अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मीडियम में भी 50-50 वाले जो क्वेश्चन, जिसमें 50-50 चांसेस रहते हैं, उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। एंड जो वो गेस भी एकदम ऐसे मियरली गेस वर्क नहीं होना चाहिए। हमने जितना भी पढ़ा है उसको अप्लाई करके हम फिर गेस वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली होनी चाहिए। शिखा जी, ये हमने आपसे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी समझ ली। अब मैं इंटरव्यू की बात करना चाहूंगी, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा स्टेज है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उन प्रिपरेशन के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए? देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग का जनरली फोकस क्या रहता है कि हम प्रीलिम्स एंड मेंस दे देते हैं, देन उसके बाद हम पर्सनालिटी टेस्ट के लिए थोड़े से हम डीले हो जाते हैं।
तो अभी इस अटेम्प्ट में मैंने ये इंश्योर किया कि आई शुड बी सराउंडेड बाय द पीपल जो कि मेरे को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो एग्जाम देना है जिसमें आप जब इंटरव्यू हॉल में आप घुस रहे हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी इंटरव्यूअर तक भी पहुंचनी चाहिए, एंड आई बिलीव कि पॉजिटिव ऑरा काम करता है। सो मैंने मेक श्योर किया कि जो लोग थोड़े से मुझे डिमोटिवेट करते थे कि ये एग्जाम ऐसे ही होता है या इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, मैं उनसे बात करना मैंने छोड़ दिया था। एंड मैंने ये चीज का ध्यान रखा था कि मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली वॉज विथ मी थ्रू आउट, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट करने का काम किया। एंड देन उस टाइम पे जैसे देखिए इंटरव्यू के टाइम पे आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, तो मैंने दो न्यूज़पेपर्स जो लोकल रहते हैं, मैंने नवभारत और पत्रिका पढ़ा था, कोई भी दो न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। एंड एक जो है कोई भी जैसे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का कोई एडिटोरियल या जो उसके एनालिसिस होते हैं वो मैं यूट्यूब पर सुन लिया करती थी, तो वो एक ओपिनियन क्रिएट करने में हेल्प करता था। एंड देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो रहती थी वो लोकल न्यूज़पेपर्स में मिल ही जाती थी। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड थ्रू आउट पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज ये अभी इस बार मैंने इनकॉर्पोरेट किया एंड आई थिंक कि दैट रियली वर्क फॉर मी। तो ये वाली चीजें हम कर सकते हैं। शिखा जी, इंटरव्यू की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के साथ साथ प्रीलिम्स मेंस ये पैरेलली चलनी चाहिए, तो आपने भी कैसे सेग्रीगेट किया कि इतना चीज मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेती हूँ और ये जो एनालिसिस है शायद मेरे फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए काम आएगी? देखिए न्यूज़पेपर तो थ्रू आउट आपको पढ़ना है। आप जब न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं कि कुछ कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या कुछ कुछ जो इशू कंटिन्यूएशन में है, तो आप उसके बारे में आप कुछ ना कुछ ओपिनियन तैयार करना वो शुरू से चालू हो जाता है, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू इन मेंस एज वेल। वो ऐसे का पेपर रहता है जिसमें हम मेंस में वो वाली चीजें लिख सकते हैं। तो इंटरव्यू मतलब न्यूज़पेपर तो आपको थ्रू आउट पढ़ना चाहिए, बस ये रहता है कि इंटरव्यू में हम थोड़ा सा और फोकस्ड होके और ज्यादा ओपिनिएटेड हो जाते हैं। एंड जो बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं एंड जो रेगुलरली चल रहे हैं या जो स्टेट की प्रॉब्लम्स चल रही है उस पर हम और स्ट्रांगली ओपिनियन क्रिएट करते हैं। एंड जस्ट ओपिनियन क्रिएट करना इज नॉट इनफ, हमको उसके साथ साथ सोल्यूशंस भी कि क्या किया जा सकता है, बिकॉज दे वांट टू सी यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इनोवेशन कैन यू ब्रिंग। तो वो ये देखना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम सोल्यूशंस भी खोजना चालू करें एंड देन सोल्यूशंस कितने फीजेबल हैं ये भी वो चीज देखते हैं, तो साथ साथ वो भी तैयारी हमको करनी चाहिए। एंड ये मेंस प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू ये तीनों में काम है। शिखा जी, आपने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, आपका ये चौथा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो आपको इंटरव्यू का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है हर सक्सेसिव अटेम्प्ट्स के बाद। किस तरीके से अपने आप को बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब बोर्ड के सामने जा रहे हैं, व्हाट आई बिलीव कि कई बार वो लोग इंटेंशनली इंटेंस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड ये मैंने फेस भी किया। तो आप उस टाइम भी काफी काम रहते हैं, वो ये देखना ही चाह रहे हैं बेसिकली कि आप प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली आपके जो आंसर्स रहते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहने चाहिए उनके तरफ। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी निकलती है, एंड आई बिलीव इट कंप्लीटली कि जो हमारी पॉजिटिविटी रहती है वो अल्टीमेटली उन तक भी पहुंचती है। एंड जब क्या होता है कि अगर कोई इंटेंस टाइप का जो कैंडिडेट है वो अगर एंटर कर रहा है एंड जो काफी लाइवली कैंडिडेट है वो एंटर कर रहा है, तो वो डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इंटरव्यू। सेकेंडली आपका जो इंटरव्यू होना चाहिए वो आप जनरली, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था दैट उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने काफी इमेच्योर टाइप के आंसर किए थे बिकॉज उतना एक्सपीरियंस था नहीं, उतना ओपिनियन क्रिएट नहीं हो पाया था मेरा। तो इमेच्योर टाइप के आंसर्स वो आपसे नहीं चाह रहे हैं बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं एंड दैट इज समथिंग वेरी सीरियस। तो उस टाइम पे वो आपसे इमेच्योरिटी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो इतने स्ट्रांग रहने चाहिए एटलीस्ट कि वो भी कन्विंस हो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो अभी नए नए आए हैं, इनको ज्यादा पता नहीं है एंड ये ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनको ये भी कि ठीक है जो भी आप बता रहे हैं हम वो समझने के लिए रेडी हैं। कई बार क्या होता है जब हम कॉन्स्टेंटली तैयार करते रहते हैं तो हमारी हमारी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कई बार हमारा एरोगेंस झलकने लगता है। तो वहां पर भी हमें ये वाली चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम रेडी टू लर्न है, आप जो बोल रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे एंड वो कन्विंस हो जाते हैं हमारे पर्सनालिटी को देख के, तो ये काम हम कर सकते हैं। शिखा जी, आपने मेंशन किया कि इमेच्योर आंसर्स नहीं देना चाहिए और आपने पहले अटेम्प्ट में आपने काफी ऐसे आंसर्स दिए, तो अगर आप इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि इमेच्योर और मैच्योर आंसर्स क्या होते हैं?
जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में हंगर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मेरे दिमाग में जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी कि क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है तो उससे हंगर डेथ तो है ही नहीं, तो मैंने नहीं बोल दिया था, जबकि ऐसा है नहीं। जब हम ये वाली चीजें देखते हैं एंड वो एक्चुअली वो सुनना चाह रहे थे कि ये हंगर प्रॉब्लम है तो अब तुम उसको डील कैसे करोगी, तो मैंने फर्स्ट में ही बहुत गलत आंसर दे दिया था। अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे शराबबंदी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बताया कि हाँ होनी चाहिए बिकॉज दैट द ऑब्वियस आंसर। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा वो उसको तुम कैसे कॉम्पनसेट करोगे, तो उसके लिए मेरे पास सारे, क्योंकि मैंने ये तैयार किया था, मैंने जैसे आपको बताया आप जब कोई भी इशू पढ़ते हैं तो उस मुद्दे पे आप वहां पर कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, वो वाली चीजें आप ब्रॉड एनालिसिस करते हैं। वैसे उसमें मैंने उनको बताया कि ये स्टेप्स हैं जिसमें हम रेवेन्यू जो लॉस होगा उसको जनरेट कर सकते हैं, एंड एट दैट टाइम मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। तब इतनी ब्रॉड एनालिसिस मैंने की नहीं थी, तो ये वाली चीजें जो थी वो मुझे इंटरव्यू में इस बार हेल्प। शिखा जी, कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको नहीं आता है और आप उसको सिंपली उससे कह देते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो, यू विल इवेंचुअली कम टू नो, यू विल इवेंचुअली लर्न। ऐसे अगर कई बार हो रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से अ, बहुत ही मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस के साथ उस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए? जैसे अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था, इसमें आखिरी के जो 5 मिनट थे वो मेरे जोन का नहीं था। मैंने आखिरी के 5 मिनट में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में सॉरी मैम बोला था मैंने। आखिरी के 5 मिनट, मेरा इंटरव्यू करीबन 30 मिनट्स तक चला था, उसमें आखिरी के 5 मिनट में मैंने सिर्फ सॉरी मैम बोला था। तो एक्चुअली वो मुझसे हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में पूछ रही थी, एंड जो कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, एंड वो भी वो जानती थी वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट वो पूछने का उनका रीजन सिर्फ यही था बिकॉज वो टेस्ट करना चाह रही थी कि मैं कैसे प्रेशर में आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। देन एट द एंड मैंने मैम को स्माइल करते हुए बोला कि मैम डेफिनेटली मेरी हिंदी अभी वीक है एंड मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज पे। फिर उसके बाद वो मुझसे नॉर्मल जो इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद, एंड देन उसके बाद वो मुझसे नॉर्मल बात करना चालू कर दिया और मैंने भी उनको बहुत हंसते हुए रिप्लाई किया जैसा भी था। इवन वो मेरी कम्युनिटी के बारे में, वो ऐसी अपने अपने लिए जानकारी चाह रही थी, तो मैंने उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में भी बताया जो भी चीज थी, एंड बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन। सो आई थिंक कि एक इम्प्रेशन उनके ऊपर आया होगा कि हाँ स्ट्रेस हैंडल मैं कर ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे शायद उन्होंने मेरे नंबर नहीं काटे ज्यादा। शिखा जी, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आप किस तरीके से एंटर कर रहे हैं और किस तरीके से आप लीव कर रहे हैं हॉल को। तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक बातें आप बता सकती हैं? देखिए इंटरव्यू में जब आप एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप परमिशन लेके ही एंटर करते हैं। देन जब वो आपको अलाउ करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, तो पहले आप फीमेल मेंबर्स को विश करते हैं, फिर उसके बाद आप मेल मेंबर्स को विश करते हैं, एंड देन जब वो आपको बैठने बोलते हैं उससे पहले आप नहीं बैठ, मेरे हिसाब से नहीं बैठना चाहिए उससे पहले। फिर जब वो बैठने के लिए अलाउ करते हैं तभी आप बैठिए, एंड देन जाते वक्त आप इंडिविजुअल मेंबर को देखते हुए आप थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा रहता है कि एक वेलकम टाइप का रहता है। इवन इफ आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब क्यों ना हुआ, आप स्माइल करते हुए खुशी खुशी पॉजिटिवली उनको थैंक यू बोलिए जो भी है, ये एक्चुअली उन पे एक इम्प्रेशन छोड़ता है मेरे हिसाब से। अगर आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम जानना चाहें तो क्या आपको कुछ सिचुएशन टेस्ट भी पूछे गए थे कुछ? जी मुझसे सिचुएशनल टेस्ट पूछे गए थे कि आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगी, मतलब अगर आपको बना दिया जाता है कहीं का एसडीएम बना दिया जाता है तो वहां पर आप एजुकेशन प्रमोट करने के लिए क्या करेंगी। सबसे पहले तो मैंने पहले बताया उनको कि एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एंड ट्राइबल एरियाज में जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम है। इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कैसे करना है उनको उन वो जानना चाह रहे थे, तो इन प्रॉब्लम्स के लिए रेक्टिफाई करने के लिए मैंने उनको बोला कि मैम जैसे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी एनजीओज हैं जो कि वहां से हम टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं। इवन जो दिल्ली मॉडल है वो हम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को के रिजल्ट्स को कंपटीशन दे रहे हैं, तो हम वो चीज फॉलो कर सकते हैं कि वहां पर कैसे टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम स्क्रीनिंग टेस्ट पे हम काम कर सकते हैं कि उनकी सिर्फ स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम के बेसिस पे ना हो, हम उनका पूरा पर्सनालिटी चेक करें एंड साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट भी करवाएं। तो उन्होंने बोला था कि ये सब चीजें तो हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि टीचर्स वहां जाते ही नहीं है।
स्कूल्स में जनरली टीचर्स की जो अटेंडेंस रहती है वो उनकी अटेंडेंस ही वहां नहीं रहती, क्लासेस एक टीचर पढ़ा रहा है वो काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक चीज जो हम कर सकते हैं वो बायोमेट्रिक हम लगवा सकते हैं, कि ताकि टीचर्स का प्रेजेंस वहां पर हो, एंड वहां पर प्रेजेंट होते होते वो अगर वहां पर पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, उसके इंश्योर करने के लिए हम टाइम टू टाइम टेस्ट एक अरेंज करवा सकते हैं कि उस लेवल तक बच्चा वो सॉल्व कर पा रहा है। तो इससे वो, ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन था एंड इससे वो काफी इम्प्रेस हुए थे। आई एम श्योर जिस तरीके से आपने आंसर किया बहुत सारे लोगों को भी समझ में आया होगा कि सिचुएशनल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसे कैसे टैकल करना है। शिखा जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टडी आईक्यू में इवन प्रशांत सर के जो द हिंदू की एनालिसिस रहती थी वो भी मैं सुना करती थी, क्योंकि जब मैंने इनिशियली द हिंदू पढ़ना चालू किया था तो आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक, मुझे पुराने मुद्दे कनेक्ट ही मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं अवेयर नहीं थी। तो ये अब अब ऐसा हुआ है कि उनकी एनालिसिस मैं सुनी एंड मैंने सुना एंड देन उसके बाद मैं वो मुद्दों से कनेक्ट कर पाई। मुझे याद है कि मैंने प्रशांत मवानी सर का द हिंदू एनालिसिस पढ़ा था जब बिम्स्टेक समिट हुआ था, एंड एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि बिम्स्टेक समिट क्या होता है, क्या है बिम्स्टेक, ये वाली चीजें तो साथ में मेरा वो कवर हुआ था। एंड आई गेस कि वो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। एंड देन मुझे समझ आया कि कौन से एडिटोरियल्स काम के होते हैं, कौन से एडिटोरियल नहीं काम के होते हैं वो। एंड अभी मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं द हिंदू में जहां पर भी मुझे डाउट होता है तो मैं कभी कभी एनालिसिस सुन लिया करती हूँ। शिखा, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर इंसाइटफुल जर्नी अबाउट सीजीपीएससी, और जो आपके 4 अटेम्प्ट्स में जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कैसे आपने हर अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है सभी एस्पिरेंट्स को, उसको शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी